हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आपका सीआरपीएफ का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 2022 का। तो दोस्तों, उसकी हम तैयारी करा रहे थे। जीके जीएस की सीरीज आपकी चल रही थी, जिसका दोस्तों आज करने वाले हम पांचवा पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। रोजाना 7 PM पर होता है दोस्तों। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी दोस्तों रेगुलर आपको डेली लाइव सेशन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 सेक्शन होंगे आपके, ठीक है। जर्नल एप्टीट्यूड होगा दोस्तों, जिसे जीके जीएस में तब्दील किया जा रहा है। एंड दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ होगा आपका, और हिंदी एंड इंग्लिश ऑप्शनल है। और दोस्तों, आपका क्या है फिर, रीजनिंग है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है सीआरपीएफ में। एनडीए वालों के लिए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए। एंड दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5 है। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आई पेपर क्लासेस पर न्यू है, सीआरपीएफ के हो या एनडीए को, या दोस्तों ऑल अदर एग्जाम से स्पेशल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों बेहतर कंटेंट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण कराया था? पहला क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। हु अमोंग द फॉलोइंग हैड बिल्ट द इलाहाबाद फोर्ट? तो क्या दोस्तों इसका सही जवाब होगा अकबर ने, ठीक है। यानी कि दोस्तों अकबर के द्वारा बनाई गई, क्या दोस्तों अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतों में, अकबर के द्वारा बनाई गई इमारतों में ये सबसे बड़ा था। या दोस्तों ये सबसे बड़ी इमारत थी। समझ आ गया सभी को? कौन सी दोस्तों? इलाहाबाद फोर्ट। क्लियर है दोस्तों? 1583 में बनाई गई थी भाई। 1583 में बनाया गया था इलाहाबाद फोर्ट। कौन सी नदी? दो नदियों के किनारे, दो नदियों के संगम पर है, सॉरी, गंगा और यमुना। इन दो नदियों के दोस्तों संगम पर बना हुआ है इलाहाबाद फोर्ट। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। डीआरडीओ क्या दोस्तों? डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। डीआरडीओ की बात करें दोस्तों, स्थापना कब हुई थी इसकी? ठीक है। एंड चलिए दोस्तों, स्थापना हुई थी 1958 में। क्लियर है दोस्तों? एंड बात करें दोस्तों सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, इसकी बात करें तो दोस्तों तेजस का निर्माण किसने किया है? तो उसका भी निर्माण दोस्तों किसने किया है? डीआरडीओ ने ही किया है। क्लियर है दोस्तों? आगे चले तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपका कई बार पूछा हुआ है। एसएससी टारगेट करता है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। और सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में प्रीवियस में आए हुए हैं, टीसीएस पैटर्न के हैं। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों? अब हम बात करें तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही है बिल्कुल, आर के शनमुखम सेट्टी, ठीक है। आर के शनमुखम सेट्टी या चेट्टी दोस्तों कौन थे? भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहला दोस्तों बजट स्वतंत्रता के बाद इन्होंने ही पेश किया था। श्री राजगोपालाचारी की बात करें दोस्तों, भारत के पहले, ये तो दोस्तों भारत के पहले, वह बोल सकते हैं अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सही होगा, ठीक है। भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। सरदार बलदेव सिंह कौन थे दोस्तों? ये थे भारत के रक्षा मंत्री, पहले रक्षा मंत्री। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी आर अम्बेडकर को आप सभी जानते हैं, पहले कानून मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? पहले कानून या विधि मंत्री बोला जा सकता है, पहले कानून या विधि मंत्री। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों? द कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज कोल्ड? अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाएगा दोस्तों? बताओ जल्दी से। एंड इसका दोस्तों आपका सही जवाब होगा विटीकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटीकल्चर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही है, ठीक है।
आगे बात करें फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, फूलों से संबंधित है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्वाकल्चर दोस्तों किससे संबंधित है, फास्टली आप मुझे इसका आंसर करोगे, एक्वाकल्चर किससे संबंधित है। फ्लोरिकल्चर आप सभी को बता दिया है, फूलों से संबंधित है। आगे हम बात करें दोस्तों सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रेशम कीट पालन से। किससे दोस्तों, रेशम कीट पालन से। क्लियर है। आगे हम बात करें दोस्तों अगला पीसी कल्चर, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर आपका हो जाएगा मछली पालन से, ठीक है, किससे दोस्तों, मछली पालन से। एक और यदि मैं बात करने की कौन से कोशिश करूं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, और ये दोस्तों आपके सारे ही पूछे हुए हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल से संबंधित है। क्लियर है सभी को, बागवानी फसल से संबंधित है हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मछली पालन एंड फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित है, और विटीकल्चर आप सभी को बता ही दिया है, अंगूर की खेती को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, टॉप 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। प्राकृतिक बाधा द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का हिस्सा क्या कहलाता है भाई, फास्टली बताओ दोस्तों। प्राकृतिक बाधा द्वारा पानी के बड़े हिस्से से अलग पानी का एक हिस्सा क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, लेगून कहा जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों लेगून किसे कहते हैं, यदि किसी बड़े पानी के दोस्तों क्या है, एक बड़ा हिस्सा है, उससे एक अलग पानी का हिस्सा बना दिया जाए तो उसे लेगून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। अब रेड प्लेनेट की बात करें दोस्तों, बृहस्पति पता है क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गैसीय दानव, ठीक है। एंड दोस्तों लाल ग्रह तो आज ही आया है एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी 12 जनवरी का एनालिसिस देख लो, लाल ग्रह पूछ रखा है, किसे कहा जाता है, मंगल को, मंगल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इस पे इसके धरातल पे रेड ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, आपका रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है किसको, मंगल ग्रह को, और बृहस्पति को गैसीय दानव कहा जाता है। क्लियर है, आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय, लो भाई खगोलीय कैसे लिखते हैं, हाँ ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है गाइस, उसने क्या करा था दोस्तों, सबसे पहले आपके यदि 2006 से पहले बात करें कितने ग्रह थे, 9। तो दोस्तों जो प्लूटो है ना आपका, प्लूटो, उसको बाहर निकाल दिया था सन 2006 में ग्रह की सूची से। तो कितने ग्रह हैं वर्तमान में आपके, 8 ग्रह हैं। क्लियर है दोस्तों, तो इसे भी याद रखना, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को दोस्तों 2006 में ग्रहों की सूची से बाहर कर कर, अब वर्तमान में कितने ग्रह रह गए, 8 ग्रह रह गए थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एंड दोस्तों ऐसे ही डेली क्वेश्चन के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों ये आपके ऐसे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम को टारगेट करते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक नमकीन वातावरण में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है गाइस, एसएससी का टारगेटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोज नेचुरली इन आ सलाइन एनवायरमेंट। सलाइन एनवायरमेंट यानी कि दोस्तों कैसा वर्ड, कैसे एनवायरमेंट की बात हो रही है, नमकीन यानी कि सोल्ट टाइप, सलाइन दोस्तों होता है सोल्ट टाइप। क्लियर है, तो बात करें दोस्तों, एक तो है डोडर या देवदर, ठीक है दोस्तों, फिर है अमरबेल, हेलोफाइट है दोस्तों, और मरुदविद, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है हेलोफाइट, हेलोफाइट दोस्तों इसके सामने लिख रहा है लवण मृदोविद, समझ आएगा दोस्तों, लवण मृदोविद इसके ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप बिना देखे लगा सकते हो, हेलोफाइट एकदम करेक्ट है। अब बात करें दोस्तों संपूर्ण में, जो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसकी बात करें दोस्तों अर्थ पर, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ पर दोस्तों, सॉरी ये हैंग तो नहीं होना चाहिए भाई आज कंटिन्यूअसली, हालांकि चल रहा है दोस्तों। अर्थ पर दोस्तों आपकी कुल वनस्पति का, कुल जो वनस्पति है, ठीक है, कुल वनस्पति का गज 2% हेलोफाइट वनस्पति है। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुल वनस्पति का 2% ही केवल हेलोफाइट है। हेलोफाइट के यदि एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सी वनस्पति आ जाती है, जैसे मैंग्रोव,
मैंग्रोव आ जाती है, और दोस्तों फिर आपकी आ जाती है एक मैंग्रोव के साथ साथ, ठीक है, साल्ट। ये दोस्तों पूछा हुआ है साल्ट मार्स ग्रास। साल्ट मार्स ग्रास दोस्तों कैसी वनस्पति के अंतर्गत आता है? हेलोफाइट के अंतर्गत। ये भी पूछा हुआ है गार्डन ओरची, सॉरी हाँ जी, गार्डन ओरिच। गार्डन ओरिच दोस्तों ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? हेलोफाइट वनस्पति के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? तीन एग्जाम्पल बताए हैं, मैंग्रोव वन, साल्ट मार्स ग्रास, ठीक है, घास मतलब मार्स घास, साल्ट मार्स घास बोल सकते हैं, या गार्डन ओरिच जो वनस्पति है गाइस हेलोफाइट के अंतर्गत आती है, 2% अर्थ पर दोस्तों पाई जाती है। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 8 स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शुतुरमुर्ग की बात करें, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना गाइस, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल है ना दोस्तों, वो पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी कोशिका। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बस ये समझ लो आपको रेगुलर रहना है। और जो प्रीवियस क्लास है आपने नहीं देखी है, प्रैक्टिस सेट 5 है, ये पीटी सेट 5 है। इससे पहले मैं आपको टारगेटेड क्वेश्चन करा चुका हूँ दोस्तों, 25 25 25 25। क्लियर है? तो 100 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। अब 100 में दोस्तों चार चार और ऐड कर लो, क्योंकि मैं एनालिसिस के साथ कराता हूँ। तो यानी कि 400 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सीआरपीएफ स्पेशल। और 100% है दोस्तों, श्योर हूँ मैं, कंफर्म हूँ, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सीआरपीएफ में आपको जरूर से। ठीक है? तो जो भी बच्चा नया है वो सभी जुड़ जाना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों? 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहाँ पैदा हुए थे? और दोस्तों यही क्वेश्चन आज आपका जीडी में आया है। ये क्वेश्चन आज आपका जीडी में भी रिपीट हुआ है, एसएससी जीडी जो 12 जनवरी वाले हैं। यानी कि फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक कहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था? तलवंडी में हुआ था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने डेट भी मेंशन कर रखी है, 1469 में हुआ था। ठीक है, कहां पर? तलवंडी में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताओ गाइस फास्टली, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों नाइटेंगल ऑफ इंडिया की बात हुई है। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया? कौन है दोस्तों? सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी लेवल का है। सरोजनी नायडू की बात करेगा 1925, कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? कानपुर का। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गाइस। क्लियर है दोस्तों? और पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोस्तों किसकी आपके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्लियर है? कौन थी दोस्तों? वो सरोजनी नायडू थी। क्लियर है दोस्तों? और कौन से की? कानपुर वाले की कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है, जिन्हें दोस्तों 2001 में भारत रत्न मिला था। इससे बड़ा हिंट कोई नहीं होगा, 2001 में भारत रत्न मिला है उन संगीतकार को, और दोस्तों 2021 में उनकी क्या हुआ था दोस्तों? निधन हुआ था। अब आपको बता देना है, बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं दोस्तों किसके? संगीत जगत में, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, बता देना आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन का लेवल देख लो दोस्तों। विच इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द एड ऑफ अ टेलीस्कोप? बताओ गाइस, कौन सा हो सकता है इसमें से? तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। क्लियर है? नेपच्यून क्लियर है दोस्तों? या दोस्तों यूरेनस होगा? लो भाई, हम यूरेनस लगाएंगे। किसकी खोज हुई थी दोस्तों? अरुण ग्रह की। समझ आ गया? अरुण दोस्तों, यूरेनस की खोज हुई थी, और कब हुई थी दोस्तों इसकी बात करें? 13 मार्च को हुई थी। 13 मार्च 1781 में दोस्तों इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेपच्यून जो आपका ग्रह है, और दोस्तों ये पहला ग्रह है, पहला ग्रह है जिसकी दूरबीन से खोज हुई थी, जिसकी दूरबीन से खोज हुई थी।
क्लियर है दोस्तों, दूरबीन से खोज हुई थी। तो टेलीस्कोप की सहायता से, बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, टेलीस्कोप या दूरबीन की सहायता से पहला ग्रह खोजा गया था, कौन सा, यूरेनस, जिसे बोलते हैं आप अरुण। ठीक है। एंड आगे बात करें दोस्तों, खोज किन्होंने की थी, ये बात किया जाए तो विलियम हर्शल दोस्तों, जो थे, क्या नाम मैं बोल रहा हूँ, विलियम हर्शल, इन्होंने दोस्तों ये खोज की थी, खगोल शास्त्री थे ये। ठीक है। विलियम हर्शल ने दोस्तों पहला ग्रह खोजा था, यूरेनस अरुण जिसे बोला जाता है। ठीक है। 13 मार्च 1781 को, और जो पहला ग्रह था दोस्तों दूरबीन द्वारा खोजा गया। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गजट 30 GS80 गजट 30 इज आ सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट है दोस्तों, ये है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्लियर दोस्तों, जो आपका कब छोड़ा गया था, 17 जनवरी को छोड़ा गया था, 17 जनवरी 2020 को छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है। और कम्युनिकेशन संचार वाला सैटेलाइट था गाइस। और दो एरियन 5 है ना, एरियन 5 से दोस्तों ये आपका छोड़ा गया था, एरियन 5 अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था 17 जनवरी 2020 को। गजट 30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो दोस्तों, अगर आप किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, तो दोस्तों भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, फिर आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, अगर आपने स्वेच्छा अनुसार किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया। और ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 दोस्तों कहता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, 17 दोस्तों किससे संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत दोस्तों इससे संबंधित है। ठीक है। 19 का आप सभी को पता है, वाक व अभिव्यक्ति से संबंधित है। इसके अंदर कितने भाग है, बस ये याद रख लेना दोस्तों, एसएससी का 2022 का क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने भाग है, 7 भाग हैं, यानी कि 7 भागों में डिवाइडेड है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, ठीक है, या इंटरनेट सुविधा का दोस्तों अधिकार, ये सब इसके अंदर ही दिया हुआ है। घूमने की, बोलने की, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता किस में है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 में। 23 किससे संबंधित है, ये बलात् श्रम से संबंधित है, बलात् श्रम का प्रतिषेध से संबंधित है गाइस ये। ठीक है। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 23। तो चारों ही बता दिया, आई होप सो दोस्तों क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, और क्या है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है। बात कर लें दोस्तों, क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन एंड सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन द, यानी कि दोस्तों किस में निहित होती है। तो आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका, ये उपराष्ट्रपति लग रहा है, बोल प्रेसिडेंट रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों, यानी कि भारतीय संघ की कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप सो दोस्तों सभी का सही होना चाहिए। महान्यायवादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 76। प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 75। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है दोस्तों, एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित, राज्य की सीमाओं में, समझ गए दोस्तों, किसमें, राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जीएसडीपी को। ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने रख लिया। जीएसडीपी दोस्तों ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी, जीएसडीपी की। एंड दोस्तों इसी की सहायता से ही क्या दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, किसी स्टेट में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का आकलन, आकलन में हेल्प करता है, कहने का मतलब आकलन किया नहीं जाता, आकलन में दोस्तों क्या करेगा, सहायता करेगा जीएसडीपी। क्लियर है दोस्तों, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है,
दोस्तों ऑर्नियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्नियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपकी किससे संबंधित है? ड्रीम्स से, सपनों से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऑर्नियोलॉजी संबंधित है। आगे चलते हैं। साइटोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ये दोस्तों लॉजी वगैरह जो भी हैं ये आपके एग्जाम में आती है, कई बार पूछी हुई है। और ऑर्नियोलॉजी मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों आपको पता है जो आपका परिसंचरण तंत्र है गाइस, इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। जो मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र, इतना ही लिख रहा हूं मैं। ये दोस्तों 3 भाग में डिवाइडेड आपका। एक में आ जाता है हृदय, ठीक है, फिर दोस्तों आपकी धमनी, धमनियां यानी कि, फिर आपके आते हैं शिराएं। क्लियर दोस्तों? जो धमनी का कार्य क्या होता है और शिराओं का कार्य क्या होता है? हृदय तो आप सभी को पता है दोस्तों, हार्ट बोला जाता है। शिराएं दोस्तों क्या होती है? जो आपके अंग है ना, शरीर के अंगों से अशुद्ध को, दोस्तों अशुद्ध जो होता है ना, अशुद्ध, सॉरी गलत लिखा जा रहा है, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त को दोस्तों कहाँ तक लेकर जाती है? हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। क्लियर है? यानी कि अंगों से, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम कौन करती है? शिराएं। और यही पूछा जा रहा है ऑक्सीजनहीन, यानी कि ऑक्सीजनहीन दोस्तों कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त। क्लियर है? हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करेंगी? शिराएं करेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब बात करें धमनी की दोस्तों, धमनी का क्या कार्य होता है? धमनी करती है दोस्तों जो आपके हृदय से, हृदय से दोस्तों अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक, ठीक है, क्या दोस्तों? शुद्ध रक्त को, जो ऑक्सीकृत होता है ना, शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है धमनियां। आसानी से समझाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। शिराओं में पाया जाता है अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त पाया जाता है धमनियों में, बस ये याद रखना। बाकी तो आप कंसेप्ट समझ ही जाएंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। अंगों से हृदय तक ले जाना है तो अशुद्ध रक्त को कौन ले जाएंगे? शिराएं। और हृदय से अंगों तक ले जाना है शुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा दोस्तों? धमनियां। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया था? क्लियर है दोस्तों? सेटअप हो चुका है इसलिए बोला है किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में लघु उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने सेकंड लॉन्च पोर्ट सेटअप किया था? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में किया था भाई। क्लियर है? कहां पर किया था दोस्तों इसरो ने? आपका तमिलनाडु में। और स्थापना कब हुई थी आपकी? हुई थी दोस्तों स्थापना 1969 में, ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी भाई। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, 1978 में निम्नलिखित में से किस सार्क देश के संविधान में संशोधन किया गया था और कार्यकारी प्रेसिडेंसी की प्रणाली शुरू की गई थी? गाइस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, ये आपके समझ लो स्टैटिक जीके से यदि क्वेश्चन आ रहा है ना तो हिट क्वेश्चन है एकदम, ये जो एकदम टक्कर मारेंगे आपको, सीधा एग्जाम में मिलेंगे लिखे हुए छपे हुए एकदम ऐसे के ऐसे ही। यानी कि 1978 में निम्नलिखित में से किस सार्क देश के संविधान में संशोधन किया गया था और कार्यकारी प्रेसिडेंसी की प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों आपका? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1978 की बात हुई है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी, यानी कि श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका का कब आजाद हुआ था? 1972 में। जब श्रीलंका दोस्तों 1972 में आपका आजाद हुआ था, ठीक है, और डेट बताऊं तो दोस्तों 2 मार्च को, 2 मार्च 1972 को आजाद होने के बाद दोस्तों जो सिलोन था ना, सिलोन, अब पूछोगे सिलोन क्या है? सिलोन दोस्तों क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है। क्लियर है? श्रीलंका का पूर्व नाम सिलोन ही था। तो इसका दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया था आजाद होने के बाद। 2 मार्च को क्या हुआ था दोस्तों? ये आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया था? श्रीलंका। क्लियर है? आई होप सो दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा। अच्छे तरीके से बता रहा हूं मैं। श्रीलंका के दोस्तों पहले प्रेसिडेंट कौन थे ये आप बताओगे मुझे? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कमेंट करोगे भाई। चलो तो दोस्तों कौन थे इसका आपको याद रखना है। ये थे दोस्तों विलियम गोपालावा, ठीक है, विलियम गोपालावा, विलियम गोपालावा, ये दोस्तों प्रेसिडेंट थे उस टाइम के पहले, यानी कि श्रीलंका के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सोया आधारित भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? सोया यानी कि सोयाबीन से जो बनाया जाता है दोस्तों,
तो टोफू जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम करेक्ट है। टोफू दोस्तों सोयाबीन के दूध को जमाकर बनाया जाता है। सोयाबीन के दूध को दोस्तों जमाकर बनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, सोयाबीन के दूध को जमाने के बाद टोफू कहा जाता है, या सोया दही भी कह सकते हैं इसे, सोया दही। क्लियर है दोस्तों। तो ये भी आपका एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। देख रहे हो ना दोस्तों कैसा है क्वेश्चन, टोफू। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 21। अब बात कर ले, मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि इमोशनल रिएक्शन को कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है ना गाइस, ये आपके किसको, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये आपका कौन सा पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है एक। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। और दोस्तों ये आपका लास्ट होने वाला है, सीरीज का एंड होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खगोल विधियों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है। किसकी बात हुई है दोस्तों, ये बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है। क्लियर है दोस्तों। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक तो है आपका फैदम, नॉट, एम्पियर और लाइट वर्स। आप सभी को पता है लाइट वर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक बड़ी इकाई है दोस्तों, किसको मापने की, दूरी को मापने की, यानी कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है। संख्या दे देंगे, 9.46 गुना 10 की घात 12 मीटर, या फिर 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर। और यदि दोस्तों मैं ऐसी पावर को चेंज करके दे दूं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 100% श्योर हूं मैं, जो बच्चा अच्छे से पढ़ के रखा होगा वो वही आंसर दे पाएगा। और सेकंड वाला एकदम करेक्ट है दोस्तों, 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। क्लियर है गाइस। और दोस्तों क्या है, ये आपको दूरी मेजर करने की ये एक बड़ी इकाई है। आगे चले, लाइट वर्ष जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या है दोस्तों, जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में, 2020 का क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। गाइस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ये समझ लो स्टैटिक के अधीन आ जाएगा कुछ टाइम बाद। उस टाइम पर तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन था, बट दोस्तों छेड़छाड़ किसमें हुई थी, भारतीय संविधान में। और यदि संविधान से दोस्तों करंट का क्वेश्चन को इंक्लूड करना होगा ना, तो ये स्टैटिक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरनेट को दोस्तों मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में डाल दिया था 19 के तहत। राइट टू प्राइवेसी दोस्तों किसमें है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसमें ही है, राइट टू प्राइवेसी भी इसमें ही है, इंटरनेट सुविधा सभी के पास होनी चाहिए ये भी इसी में ही है, उसका मौलिक अधिकार है ये। 17 की बात कर लेते हैं। तो 17 की बात करें दोस्तों, चलिए गाइस आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 वाले की। तो आप सभी को पता है अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत, अनटचेबिलिटी, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 21वां किससे संबंधित है गाइस, दोष व सिद्धि से संबंधित है। ठीक है, 21वां आर्टिकल दोस्तों ये आपका, यदि दोस्तों कोई भी क्या दोस्तों आपकी ऐसी दोस्तों परिस्थिति आ जाए कि हाँ विद्रोह हो गया दोस्तों, देश में लड़ाइयाँ हो गई, तो आपका आर्टिकल नंबर 21 कभी भी खत्म नहीं हो सकता भाई। क्लियर है, चलो आगे चले। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक नॉन स्टिक बर्तनों को बनाया गया है किसके माध्यम से गाइस, जो आपके मॉडर्न नॉन स्टिक बर्तन है वो किसके माध्यम से बनाए जाते हैं, और ये आपका है टेफ्लॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गाइस ये क्वेश्चन को मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सटीक 100% लगा लो, पक्का 100% मिलेगा कुछ सेशन में। ठीक है, सेशन कह रहा हूँ सॉरी, एग्जाम में 100% मिलेगा कि आधुनिक नॉन स्टिक बर्तन किसके बनाए जाते थे, टेफ्लॉन के बनाए जाते थे। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आपका टारगेट है, ये मैंने आरआरबी में दोस्तों जो आपके एनटीपीसी हुए थे और ग्रुप डी हुए थे, और गाइस जो आपके एसएससी के होते हैं टीसीएस पैटर्न में बहुत बार देखा है ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, कई बार दोस्तों हमारे सामने आया है ये क्वेश्चन।
आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट, बताओ गाइस कौन सा सही होगा। दोस्तों ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एंड मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी बच्चे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी दोस्तों एचसीएम और एएसआई की जो वैकेंसी निकली हुई है आप सभी की, तो सभी दोस्तों आप सभी को पता है, सीरीज आप देखते होंगे, तो आप सभी को पता है कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आई पेपर क्लासेस के द्वारा। तो आई होप सो दोस्तों, अगर आपको सारा सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना इस सेशन को, ठीक है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। एंड जो भी बच्चे नए हैं तो सभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना और आई पेपर क्लासेस को सपोर्ट करना ही आपका दोस्तों एक मेन दोस्तों क्या हो जाता है, टारगेट हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस सेशन में दोस्तों क्या कर रहे हैं, इस चैनल से नॉलेज को गेन कर रहे हैं या अपनी दोस्तों नॉलेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये तो हालांकि मैं दोस्तों आपके हाई लेवल के क्वेश्चन में डाल सकता हूँ मैंने, ठीक है, ये मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन है भाई, समझ आ गया सभी को दोस्तों। अगर लाइव कराऊं तो काफी बच्चे कुछ ही क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, भावनगर गुजरात। यानी कि दोस्तों पहला सीएनजी का दोस्तों टर्मिनल पोर्ट जो कहाँ पर विकसित किया गया था, दुनिया का पहला, तो भावनगर गुजरात में किया गया था। दुनिया के पहले की बात हुई है गाइस, इंडिया में दोस्तों देख लो कैसे कैसे वर्क होते आ रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से ही, गुजरात भावनगर में। एंड सीएनजी की बात करो दोस्तों, सीएनजी में आपका क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, मीथेन पाया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।